कल्पना कीजिए, आपकी उम्र महज 22 साल है। आप अभी कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं और अचानक दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान जर्नल्स में से एक प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस आपके एक शोध को प्रकाशित कर देता है। हाँ, और वो भी एक ऐसा जर्नल जहां आमतौर पर सिर्फ नोबेल विजेताओं का काम छपता है। मतलब दशकों का अनुभव रखने वाले दिग्गजों की जगह है वो। बिल्कुल। और वहां कोशिकाओं के काम करने के तरीके पर आपको एक बिल्कुल नया सिद्धांत दुनिया के सामने आ रहा है। विज्ञान की दुनिया में ये किसी भूचाल से कम नहीं था। आज की हमारे इस डीप डाइव में हम ठीक इसी घटना और इसके पीछे के दिमाग का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। रिचर्ड एच एब्राइट के जीवन और उनके नोट्स की बात कर रहे हैं हम। एकदम सही, जो पेंसिल्वेनिया के एक साधारण बच्चे से दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक बने। और ये सच में एक ऐतिहासिक पल था। मतलब उस जर्नल के इतने लंबे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। उन्होंने कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट छात्रों के किसी शोध को इतनी प्रमुखता से छापा था। अगर हम इसे किसी और खेल के नजरिए से समझने की कोशिश करें तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहला उदाहरण आता है वो है बेसबॉल का होम रन। हम भारतीय भले ही क्रिकेट के दीवाने हों, लेकिन बेसबॉल के इस शब्द का मतलब तो हम सब समझते हैं। हाँ, बिल्कुल समझते हैं। ये कुछ ऐसा था कि कोई 15 साल का बच्चा अपनी जिंदगी में पहली बार किसी बड़े लीग के मैच में बैटिंग करने उतरे और पहली गेंद को स्टेडियम के पार होम रन के लिए भेज दें। या फिर क्रिकेट की भाषा में कहें तो करियर की पहली ही इंटरनेशनल गेंद पर सीधा छक्का जड़ दें। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। विज्ञान की इस बड़ी दुनिया में ये एब्राइट की पहली सबसे बड़ी और धमाकेदार जीत थी, है ना? एकदम क्रेजी फीलिंग रही होगी। हाँ, लेकिन देखिए, एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि जब दुनिया किसी ऐसे 22 साल के लड़के को रातों रात इतनी बड़ी सफलता हासिल करते हुए देखती है तो लोगों को लगता है कि ये कोई चमत्कार है। हाँ, लोगों को लगता है जीनियस है, बस किस्मत चमक गई। एग्जैक्टली। लोग उस होम रन को देखते हैं, लेकिन उस शॉट को खेलने के लिए नेट में बहाए गए पसीने को नहीं देख पाते। एब्राइट की इस खोज के पीछे कोई जादुई छड़ी नहीं थी। तो फिर क्या था? ये एक बहुत लंबी और कभी-कभी बेहद उबाऊ यात्रा थी, जो किसी अत्याधुनिक हाईटेक लैब से नहीं, बल्कि पेंसिल्वेनिया के एक अकेले बच्चे के तितलियां पकड़ने के साधारण से शौक से शुरू हुई थी। तो उस ऐतिहासिक छक्के या होम रन तक पहुंचने से पहले आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस खिलाड़ी ने असल में खेलना कहां से और कैसे सीखा था। बिल्कुल, नींव से शुरू करते हैं। उनके शुरुआती जीवन के बारे में जो नोट्स मैंने पढ़े हैं वो बताते हैं कि एब्राइट का बचपन पेंसिल्वेनिया के रीडिंग शहर के उत्तर में बीता। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और वहां उनके पास खेलने के लिए कोई नहीं था। हाँ, जहां वो रहते थे वहां आसपास कोई खास बच्चे नहीं थे जिनके साथ वो कोई टीम बनाकर फुटबॉल या बेसबॉल खेल सके। तो उस अकेलेपन को भरने के लिए उस छोटे से बच्चे ने अपने लिए एक नया काम ढूंढ लिया, चीजें इकट्ठा करना। बिल्कुल। वो चट्टाने, जीवाश्म, पुराने सिक्के जमा करते और रात रात भर जागकर आसमान में तारे देखते थे। हाँ, और यही उनके जीवन का एक बहुत ही भावुक और निर्णायक मोड़ आता है। जब एब्राइट सिर्फ तीसरी कक्षा में थे तब उनके पिता का निधन हो गया। अरे, तीसरी कक्षा, ये तो बहुत छोटी उम्र है। हाँ, एक छोटे बच्चे के लिए ये बहुत बड़ा सदमा हो सकता था। इसके बाद उनकी माँ ही उनके लिए सब कुछ बन गई, उनकी दुनिया, उनकी सबसे अच्छी दोस्त और उनकी मार्गदर्शक। माँ का रोल बहुत अहम रहा होगा फिर तो। बहुत ज्यादा। उनकी माँ ने बहुत ही समझदारी से उस बच्चे के अकेलेपन को अवसाद में नहीं बदलने दिया, बल्कि उसकी उस चीजें इकट्ठा करने की आदत को एक वैज्ञानिक जिज्ञासा में मोड़ दिया। मैंने उनकी माँ का एक इंटरव्यू पढ़ा था जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। उन्होंने बताया कि वो एब्राइट को अलग अलग जगहों पे ट्रिप्स के लिए ले जाती थी। उन्होंने उस छोटे बच्चे के लिए बाकायदा टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरे और कई तरह के उपकरण खरीदे। हाँ, वो उसे व्यस्त रखती थी। उनकी माँ ने कहा था कि जब एब्राइट के पास करने के लिए कोई काम नहीं होता था तो वो उनके लिए जानबूझकर सीखने वाले काम खोज कर लाती थी। कोई शारीरिक मजदूरी नहीं, बल्कि दिमागी कसरत वाले काम। और मजे की बात यह है कि एब्राइट उस दिमागी कसरत से भागते नहीं थे। उन्हें सच में नई चीजें सीखना पसंद था। तभी तो उनके स्कूल में ग्रेड्स भी अच्छे आते थे। बिल्कुल, इसी भूख का नतीजा था कि स्कूल में उनके ग्रेड्स हमेशा टॉप पर रहते थे। ठीक है, इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। देखिए, बहुत से बच्चे बचपन में चीजें इकट्ठा करते हैं। मुझे याद है, मैंने भी बचपन में डाक टिकटें जमा की थी। हाँ, मैंने भी पुराने सिक्के जमा किए थे, है ना? लेकिन दूसरी कक्षा तक आते आते एब्राइट ने जो किया वो थोड़ा पागलपन की हद तक था।
उन्होंने अपने शहर के आसपास पाई जाने वाली तितलियों की सभी 25 प्रजातियां खोज निकाली थी। हाँ, जिनमें गौसामर विंग्ड, मनाक जैसी प्रजातियां शामिल थीं। एग्जैक्टली। अब आमतौर पर जब किसी बच्चे का कलेक्शन पूरा हो जाता है तो वो बोर होकर उसे छोड़ देता है। एब्राइट के पास अपने इलाके में खोजने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। फिर भी उनका ये शौक खत्म क्यों नहीं हुआ? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। खुद एब्राइट ने भी बाद में ये माना था कि शायद तितलियों वाला उनका वो अध्याय वहीं खत्म हो जाता। लेकिन तभी उनकी माँ ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने एब्राइट को बच्चों की एक किताब लाकर दी जिसका नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ये किताब मोनार्क तितलियों के प्रवास, मतलब उनके माइग्रेशन के बारे में थी। अच्छा, तो इस किताब ने उनकी सोच बदल दी? हाँ, इसने एब्राइट के दिमाग में ये बात डाल दी कि दुनिया उनके शहर के बाहर भी बहुत बड़ी है और विज्ञान में सवालों का कोई अंत नहीं है। मैंने उस किताब के बारे में जो नोट्स देखे हैं उससे पता चलता है कि वो किताब सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रही थी, बल्कि उसने इस बच्चे को एक असली मिशन दे दिया था। डॉक्टर उरखाट का मिशन? हाँ, किताब के बिल्कुल आखिर में टोरंटो विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेडरिक ए उरखाट ने पाठकों से एक अपील की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई मोनार्क तितलियों के प्रवास को समझने में मदद करना चाहता है तो वो तितलियों के पंखों पर हल्के चिपकने वाले टैग लगाए और उन्हें उड़ा दे। और एब्राइट ने इस चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया। उनकी मां ने डॉक्टर उरखाट को खत लिखा और एब्राइट तितलियों को टैग करने के काम में जुट गए। लेकिन इसमें तो एक बड़ी व्यावहारिक चुनौती थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। रीडिंग शहर में तितलियां पकड़ने का जो मौसम होता है वो साल में सिर्फ 6 हफ्ते का होता है। बस 6 हफ्ते? हाँ, अगर आप एक एक करके तितलियों के पीछे दौड़ेंगे तो आप पूरे सीजन में मुट्ठी भर तितलियां ही पकड़ पाएंगे। और यहीं पर मुझे एब्राइट का दिमाग बहुत तेज लिखता है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोक के भाव में तितलियां पैदा की जाएं। सही कहा, उन्होंने एक पूरी तितली फैक्ट्री खोल दी। बिल्कुल। उन्होंने एक मादा मोनार्क तितली को पकड़ा और अपने घर के बेसमेंट में ही सारा सेटअप कर डाला। उन्होंने अंडों से लेकर कैटरपिलर, फिर प्यूपा और आखिर में पूरी तरह से विकसित तितली बनने तक के पूरे चक्र को अपने बेसमेंट में ही अंजाम दिया। सालों तक उनके बेसमेंट में विकास के अलग अलग चरणों में हजारों मोनार्क तितलियां पलती रहीं। वो उन्हें पालते, उनके पंखों पर टैग लगाते और उड़ा देते। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। लगता तो है, लेकिन असलियत में ये एक बहुत ही थका देने वाला काम था और आखिरकार एब्राइट धीरे धीरे इस काम से बोर होने लगे। रुको 1 मिनट। बेसमेंट में हजारों कीड़े पालना, इतनी मेहनत करना और फिर वो बोर हो गए? हाँ, बोरियत होना लाजमी था। लेकिन नोट्स के हिसाब से तो उन्होंने इतनी मेहनत की और उन्हें वापस सिर्फ 2 टैग की हुई तितलियां ही मिली, और वो भी उनके घर से 75 मील से कम दूरी पर। यही तो बात है। अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद कुछ ही महीनों में सब छोड़कर किसी और खेल में लग जाता। इतनी मेहनत के बाद शून्य परिणाम, ये तो समय की पूरी बर्बादी लगती है। क्या विज्ञान में हमेशा रोमांच नहीं होता? और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान हमेशा हॉलीवुड फिल्मों की तरह ग्लैमरस नहीं होता, जहां हर दिन कोई धमाका होता है। बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत सारा धैर्य, दोहराव और अक्सर हताश कर देने वाला काम शामिल होता है। एब्राइट का चिढ़ना या ऊब जाना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन ये बोरियत और उसके ठीक बाद मिले एक बहुत बड़ी असफलता ही वो ट्रिगर थी जिसने उनका पूरा नजरिया बदल दिया। तो वो असफलता क्या थी? जब टैगिंग से उनका मन भर गया तो उन्हें कुछ नया रोमांच चाहिए था, है ना? हाँ, और वो रोमांच उन्हें मिला काउंटी विज्ञान मेलों में, साइंस फेयर्स में। 7वीं कक्षा में एब्राइट ने पहली बार ऐसे ही एक विज्ञान मेले में हिस्सा लिया और हार गए। हार गए? मतलब उन्हें कोई इनाम नहीं मिला? बिल्कुल नहीं। वो हार उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। उन्होंने खुद याद करते हुए बताया कि उस बड़े से हॉल में खड़े होना, बाकी सभी बच्चों को इनाम जीतते हुए देखना और खुद खाली हाथ रह जाना अंदर तक चुभने वाला एहसास था। अगर हम उनके उस प्रोजेक्ट को देखें तो उन्होंने मेले में माइक्रोस्कोप के नीचे मेढक के ऊतकों यानी फ्रॉग टिश्यूज को एक बहुत ही साफ सुथरे डिस्प्ले के रूप में पेश किया था। हाँ, बस एक डिस्प्ले। मुझे लगता है कि ये एक आकर्षक डिस्प्ले रहा होगा, लेकिन जजेस ने उन्हें कोई इनाम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि विज्ञान के उन जजेस को सिर्फ एक म्यूजियम जैसा डिस्प्ले नहीं चाहिए था। विजेता बच्चों ने वास्तविक प्रयोग किए थे। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। 7वीं कक्षा में वो हार गया क्योंकि उसने सिर्फ कुछ दिखाया था। विज्ञान में किसी चीज को दिखाने और असली प्रयोग करने के बीच का मुख्य अंतर क्या है? देखिए, असली विज्ञान सिर्फ अवलोकन या ऑब्जर्वेशन नहीं है।
आपको एक परिकल्पना या हाइपोथेसिस का परीक्षण करना होता है। तो आपको किसी चीज को करके दिखाना पड़ता है। एग्जैक्टली और यहीं से एम्ब्राइट कलेक्टर से वैज्ञानिक बने। इस करारी हार के बाद एम्ब्राइट मायूस होकर नहीं बैठे। उन्होंने सीधे डॉक उर्काट को खत लिखा और आइडियाज मांगे। और डॉक उर्काट ने इनकी मदद की। हाँ, उन्होंने आइडियाज का एक पूरा पुलिंदा भेज दिया। 8वीं कक्षा में एम्ब्राइट ने एक वायरल बीमारी का कारण खोजने की कोशिश की जो मोनार्क कैटरपिलर को मार रही थी। उन्हें लगा ये बीमारी बीटल्स की वजह से है ना? हाँ, उन्हें लगा ये बीटल के कारण है। नतीजा कुछ खास नहीं मिला, लेकिन प्रयोग करने के लिए वे जीत गए। क्या बात है, नतीजा नहीं मिला फिर भी जीत गए क्योंकि प्रक्रिया सही थी। और इसी सीख ने अगले साल उनके लिए एक और शानदार प्रोजेक्ट का रास्ता तैयार किया। वाइसरॉय और मोनार्क तितलियों वाला प्रोजेक्ट। बिल्कुल, उन्होंने ये साबित करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया कि वाइसरॉय तितलियां मोनार्क की नकल करती हैं ताकि पक्षी उन्हें ना खाएं। क्योंकि मोनार्क तितलियां पक्षियों को खाने में खराब लगती हैं। हाँ, तो उन्होंने एक प्रयोग डिजाइन किया ये देखने के लिए कि क्या स्टारलिंग पक्षी मोनार्क को खाएगा। और उन्होंने दिखाया कि स्टारलिंग पक्षी आम दाना नहीं खाएगा बल्कि वो सारी मोनार्क तितलियां खा जाएगा जो उसे मिलेंगी। ये तो जो लोग मान रहे थे उसके बिल्कुल उल्टा था। हाँ, इस प्रोजेक्ट को जूलॉजी में पहला और काउंटी में तीसरा स्थान मिला। और इसके बाद ही उनका दिमाग एक नई स्तर पर काम करने लगा था। उन्होंने असली प्रयोग करना सीख लिया था। और फिर उन्होंने एक ऐसे सवाल को चुना जिसे बाकी सबने नजरअंदाज कर दिया था। 12 सुनहरे बिंदुओं वाला सवाल। एग्जैक्टली। हाई स्कूल के दूसरे साल में उन्होंने मोनार्क प्यूपा पर मौजूद 12 छोटे सुनहरे बिंदुओं के उद्देश्य पर शोध शुरू किया। सबको लगता था कि वे सिर्फ सजावट के लिए हैं। हाँ, डॉक्टर अर्काट को छोड़कर सबको यही लगता था। लेकिन एब्राइट और उनके साथी ने एक उपकरण बनाया और साबित किया कि वे बिंदु तितली के विकास के लिए एक जरूरी हार्मोन पैदा करते हैं। इस प्रोजेक्ट ने उन्हें काउंटी फेयर में पहला स्थान दिलाया और इंटरनेशनल साइंस फेयर में एंट्री भी दिलाई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मशीन में एक रहस्यमयी बटन हो जिसे सब सजावट मानकर अनदेखा कर रहे हों और आप उसे दबाकर पता लगाएं कि वही पूरी मशीन को चलाता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये दिखाता है कि विज्ञान में मान्यताएं या अजम्पशंस कितनी खतरनाक हो सकती हैं। हाँ, मान लेने से ही तो विकास रुक जाता है। बिल्कुल, सजावटी मान लेने का मतलब था हमने सोचना बंद कर दिया है। एब्राइट ने इसी यथास्थिति को चुनौती दी और इसका इनाम भी उन्हें मिला। सीनियर साल में उन्होंने मोनार्क के पंखों की कोशिकाओं को कल्चर में उगाया, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट और कृषि विभाग की लैब में काम किया। और फिर वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय पहुंच गए। हाँ, दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह। हार्वर्ड के अपने पहले साल में उन्होंने उस हार्मोन की रासायनिक संरचना मतलब उसका केमिकल स्ट्रक्चर पहचान लिया। लेकिन यह अंत नहीं था। हार्मोन की संरचना का पता लगाना जीव विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की चाबी थी। यहाँ वो यूरेका वाला मोमेंट आता है ना? बिल्कुल। हार्वर्ड में ही जूनियर वर्ष के दौरान जब वे उस हार्मोन की एक्सरे तस्वीरों को देख रहे थे तो उन्हें अचानक कोशिकाओं के जीवन से जुड़ा अपना नया सिद्धांत मिल गया। मतलब उन्हें ये जवाब मिल गया कि कोशिकाएं अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ती हैं। हाँ, क्योंकि डीएनए ही कोशिका का रूप और कार्य तय करता है। और इस खोज के बाद उन्होंने और उनके रूममेट जेम्स आर्वयांग ने रात भर जागकर चित्र बनाए। उन्होंने प्लास्टिक के मॉडल तैयार किए और फिर वो ऐतिहासिक पेपर लिखा जो प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में छपा था। एब्राइट ने हार्वर्ड से 1510 छात्रों की क्लास में दूसरे स्थान पर रहकर अपनी डिग्री पूरी की। उनका ये सिद्धांत कैंसर और अन्य बीमारियों की रोकथाम में बहुत बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, जब उन्हें तस्वीरों में जीवन के ब्लूप्रिंट का जवाब मिला तो स्रोतों के अनुसार उन्होंने खुशी से यूरेका भी नहीं चिल्लाया। हाँ, उन्होंने ऐसा कोई जश्न नहीं मनाया। जीव विज्ञान के इतने बड़े रहस्य को सुलझाने के बाद इतनी शांति क्यों? मेरा मतलब है, फिल्मों में तो लोग उछलने लगते हैं। क्योंकि ये कोई जादुई पल नहीं था जो अचानक आसमान से आ गया हो। तो क्या था ये? ये उनके सालों की मेहनत, बेसमेंट में पाली गई हजारों तितलियां, डेटा और क्रमिक प्रयोगों का तार्किक परिणाम था। वैज्ञानिक जानते हैं कि सफलता एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा होती है। ये बहुत गहरी बात है। तो क्या केवल लैब में बैठे रहने से कोई एब्राइट बन सकता है? उनके अन्य शौक उनके वैज्ञानिक करियर को कैसे प्रभावित करते थे? एब्राइट सिर्फ एक किताबी कीड़ा नहीं थे, वे बहुत बहुआयामी थे। मैंने पढ़ा है कि वे एक चैंपियन डिबेटर थे, शानदार पब्लिक स्पीकर थे, अच्छे कनुइस्ट थे
और प्रकृति व विज्ञान के विशेषज्ञ फोटोग्राफर भी थे। हाँ, और उनके सोशल स्टडीज के शिक्षक रिचर्ड ए वीहरर ने उनके दिमाग को नए विचारों के लिए खोला था। मिस्टर वीहेरर का काफी प्रभाव था उन पर। बिल्कुल। शिक्षक ने बताया था कि एब्राइट रात में तितलियों पर शोध के साथ साथ डिबेट रिसर्च के लिए 3-4 घंटे अतिरिक्त देते थे। मतलब उनकी एनर्जी का लेवल ही अलग था। एब्राइट केवल जीतने के लिए नहीं जीतना चाहते थे, बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते थे। तो इस सब का असली मतलब क्या है? ये उस रूढ़िवादी सोच को पूरी तरह से तोड़ता है कि वैज्ञानिक सिर्फ अकेले लैब में रहने वाले बोरिंग लोग होते हैं। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कौन सा सवाल? एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक बनने के लिए क्या चाहिए? स्रोत हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं, एक अव्वल दर्जे का दिमाग, जबरदस्त जिज्ञासा और सही कारणों के लिए जीतने की इच्छा। और उनके विविध शौक ने उन्हें अलग नजरिए से सोचना सिखाया। एग्जैक्टली। एक डिबेटर की तरह उन्होंने तर्कों को कसना सीखा होगा। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे पेंसिल्वेनिया के एक अकेले बच्चे का सिक्कों और तितलियों का कलेक्शन, उसकी माँ का असीमित सपोर्ट, विज्ञान मेलों की असफलताएं सब आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, वो एक ही जंजीर की कड़ियां हैं। और अंततः एक प्यूपा के छोटे से सुनहरे बिंदु पर किया गया काम डीएनए और कोशिकाओं के रहस्यों को खोलने का जरिया बन गया। सच में ये एक प्रेरणादायक सफर है। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए गहरा विचार छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, एब्राइट का पूरा सफर बच्चों की एक किताब द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क से शुरू हुआ था। सिर्फ एक बच्चों की किताब? हाँ, अगर तितलियों के प्रवास की एक साधारण सी किताब कैंसर पर शोध का रास्ता खोल सकती है, तो आज हमारे आसपास ऐसी कौन सी साधारण रोजमर्रा की चीजें हैं जिन्हें हम सजावटी या मामूली समझकर अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन जो भविष्य की सबसे बड़ी खोज का रहस्य छिपाए बैठी हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। तो इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार